हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस पर। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक ब्रांड न्यू कोर्स जो बेसिकली है आपका मैराथन कोर्स फॉर योर गवर्नमेंट स्कीम फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020। तो ये कोर्स है आपके 2020 के लिए रेलिवेंट है और ये एक मैराथन कोर्स है। बेसिकली यहाँ पर हम 7 लेक्चर्स का एक टारगेट बनाकर चल रहे हैं और जिसमें हम सारी गवर्नमेंट स्कीम को इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करेंगे। ये लेसन प्रस्तुत करूंगा मैं राहुल। अगर आपने मेरे बारे में नहीं सुना तो अब आपने सुन लिया होगा, तो राहुल नाम तो सुना ही होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। शुरू करने से पहले अनअकैडमी प्लस पर अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो देन बेसिकली यू कैन एनरोल इन द कोर्सेज जो अभी शुरू हो चुके हैं, जो आपको बाइलिंगुअल कोर्सेज, हिंदी कोर्सेज और इंग्लिश कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। तो आप इन कोर्सेज में एनरोल करना नहीं भूलिएगा। और अगर अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होगा, वहां जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस टैब में पहुंचेंगे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा दैट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ ये सारे सब्सक्रिप्शन ऑफर्स अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप 24 मंथ्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो 75% ऑफ पहले से है। और अगर आप इसमें कोड अप्लाई कर दोगे, ठीक है, स्टडी आईएएस का कोड जो यहाँ लिखा हुआ है स्टडी आईएएस, ठीक है, स्टडी आईएएस, तो ये अगर आप कोड अप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट 10% रिड्यूस होके और कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 12 मंथ्स की तरफ जाना चाह रहे हो देन ऑल्सो यू कैन यूज द कोड स्टडी आईएएस टू गेट 10% ऑफ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो मेरे क्रीडेंशियल्स हैं। और अब शुरू करते हैं इन स्कीम्स को। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दैट हाउ यू हैव टू अप्रोच द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं ये बेसिकली आपको ये समझना है दैट कुछ होती हैं फ्लैगशिप स्कीम और कुछ होती हैं नॉन फ्लैगशिप। ठीक है, तो फ्लैगशिप वो स्कीम है जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जिन पर ध्यान देती है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया जो आप न्यूज में लगातार सुनते रहते हो, जो लगातार गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, तो वो लोग यूज करते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं। और वो बहुत ज्यादा डायनेमिक स्कीम्स होती हैं जो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती हैं। वो सारी फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब एक सरकार एक तरीके से उस पर बहुत ध्यान देने वाली है। तो ऐसी स्कीम्स जो हैं वो स्कीम होती है। और कुछ नॉन फ्लैगशिप, तो जो याद करने की चीज है वो ये है कि ओवरऑल फ्लैगशिप स्कीम में आपको हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन जो नॉन फ्लैगशिप है इसमें आपका 3 चीजें पढ़ने से काम हो जाएगा। क्या 3 चीजें? आपको बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री पर्टिकुलर स्कीम की कौन सी है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आपको ये पता हो जाना चाहिए दैट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं दैट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे यू विल गेट टू नो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए बस नॉन फ्लैगशिप के लिए। फ्लैगशिप में ये सब तो होगा ही, फ्लैगशिप में ये सब तो होगा ही, थोड़ा बर्डन और बढ़ जाएगा। प्लस आपको उस स्कीम के बेनिफिशियरीज भी पता होने चाहिए, उस स्कीम के जो फ्लैगशिप है उसका बेसिकली सैलिएंट फीचर्स, एक्सक्लूजन, तो पूरा आपको एनालिसिस करके चीजें तैयार करनी है। ठीक है, और अगर मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें एनालिसिस और जोड़ दो। सो दिस इज योर एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम जो यूपीएससी सीएसई में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए? तो हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, मैंने ओवरऑल बता दिया, बाकी हम चीजें सब में देखेंगे और सारी चीजें कवर करेंगे होलिस्टिक वे में। ओके, तो शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिकली मैंने बता दिया 7 लेक्चर्स होंगे, तो ये पार्ट 1 होगा इस पर्टिकुलर सीरीज का। आगे आने वाले पार्ट्स में और चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, शुरू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी वजह से मैं इसको सबसे पहले कवर कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि और अगर स्कीम भी देखोगे तो सबसे ज्यादा इसी मिनिस्ट्री में है, लगभग 19-20 स्कीम्स है यहाँ पे, सबसे ज्यादा इसी में है। तो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और एज अ सिटीजन, और हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। पहली स्कीम, द नंबर 1 स्कीम, पीएम किसान। पीएम किसान मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
पीएम किसान। ये बेसिकली स्कीम लॉन्च हुई थी, आपको पता है इलेक्शन के पहले लॉन्च हुई थी, आपने सुना भी होगा। ये एक इनकम सपोर्ट स्कीम है। देखो ये जो मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ, तो जो पहली स्लाइड होगी इस स्कीम की वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड बताएगी आपको स्कीम का, ठीक है। और कभी-कभी ऑब्जेक्टिव के साथ अगर बेनिफिशियरीज का सीन भी है तो यहाँ अलग से लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पहली स्लाइड मिलेगी और दूसरी स्लाइड आपको मिलेगी फीचर्स वाली, ठीक है। समझ में आ गया कि क्या क्रोनोलॉजी रहेगी? तो शुरू करते हैं। इनकम सपोर्ट, ठीक है, इनकम सपोर्ट स्कीम है, यानी यहाँ पे कुछ अपना सपना मनी मनी वाली चीज होने वाली है, ठीक है। समझ में आया? इसके अलावा टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, अब ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है, कि ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कवर करती है सिर्फ, ठीक। स्मॉल फार्मर्स कौन से फार्मर्स होते हैं? जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर से कम है। समझ आ गया? याद रखना इसको। मार्जिनल कौन से होते हैं? जिनकी जमीन 1 से 2 के बीच में है। समझ में आ गया? स्मॉल फिर मार्जिनल। यही जो चीज है, ये जो चीज है 1 से 2 हेक्टेयर, एज पर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा वगैरह अगर देखोगे तो अराउंड 87% फार्मर्स जो है वो इस इन्हीं दो कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं इंडिया में। तो आपके मेंस का एनालिसिस भी हो गया दैट ओके ऐसा कुछ है। और अगर देखोगे तो लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है। एज पर द रिसेंट डेटा जो एग्रीकल्चरल सेंसस हुआ है, 1.23 समथिंग हेक्टेयर जो है, ऐसा कुछ एक एवरेज लैंड होल्डिंग जो है वो है इंडिया में। सो बहुत कम है, ये बहुत कम का मतलब है कि जब हम एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन वगैरह करते हैं तो ये चीजें जो हैं डिफिकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। समझो इसको, इमेजिन करो छोटा सा अगर एक खेत है और एक बड़ा सा है, तो छोटे वाले में वो ट्रैक्टर वगैरह कैसे चलेगा यार, ऐसे समझने की बात है। सो दैट्स वाई जो चीजें हैं वो डिफिकल्ट हो जाती हैं। ये डेटा 1.23 है या 1.03 है, ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट ऐसा इसको एक बार वो कर लेना, चेक कर लेना दोबारा से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स। और मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि मेंस ओरिएंटेशन भी रखें, क्योंकि आपका प्रीलिम्स वैसे ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, तो थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेशन भी रखेंगे, ओके। इसके अलावा सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द फार्मर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिंपल है, अगर देखो इनकम दे दोगे तो ऑब्वियसली जो फार्मर्स की नीड है वो सप्लीमेंट हो जाएंगी। फिर ऑब्वियसली डबलिंग द फार्मर इनकम में भी हेल्प करेगा। ऑब्वियसली फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है उसमें हेल्प करेगा। ऑब्वियसली फार्मर्स को हेल्प करेगा जो अपनी उनकी टेंशन है उससे बाहर निकालने से। तो बहुत सारे एडवांटेज है, मेन ये है कि पैसा दे देंगे, पैसे से फिर कुछ भी कर लो, आपको पता ही है, ओके। सो नाउ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस स्कीम, ठीक है। क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं? पहला सैलिएंट फीचर ये है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब देखो इमेजिन करो यार, इमेजिन ऐसे करो कि इलेक्शन के पहले स्कीम आई थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन के पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आए? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में ऐसा होता है कि जो स्कीम होती है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का पैसा लगता है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल सेक्टर में 100% गवर्नमेंट फंडिंग होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल इलेक्शन के पहले कोई स्कीम उसी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की जा रही हो और उसमें बेसिकली सेंट्रल का ही चीज हो, ठीक है। तो ऐसे आप इमेजिन करके याद रख सकते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि स्टेट का भी पार्टिसिपेशन ले लेंगे, फिर जनता कैसे खुश होगी, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे याद करने के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, 6,000 पर ईयर, ठीक है। तो 3 किस्तों में, 4 किस्तों में 2-2 हजार करके, 3 किस्तों में 2-2 हजार करके, ठीक है, ऐसे करके आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो 3 किस्तों में मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। सो समझ गए होगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन किसी किसान को करना है तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर से जाके कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी माईटी, ठीक है, वहां का ये इनिशिएटिव है। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स की हेल्प से ये ऐसा किया जा सकता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। इसके अलावा बेनिफिशियरीज जो हैं वो बेसिकली हमने देखा था कौन से बेनिफिशियरी थे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब मार्जिनल स्मॉल किस पर डिपेंड कर रहा है भैया? जमीन पर, कि 1 हेक्टेयर है या 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच में है। तो यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स चेक करना पड़ेगा अगर पता करना है कि कौन बेनिफिशियरी है ना, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से याद रखो कि बेनिफिशियरीज जो है नेम ऑन लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है।
तो नेम ऑन लैंड रिकॉर्ड्स, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड से ही तो पता चलेगा कि 1 है या 1 से कम है या 1 से 2 के बीच में है या ज़्यादा है। ज़्यादा हुई तो फिर एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। सो दैट्स व्हाई। इसके अलावा यहाँ पर लेकिन ये कंडीशन फॉरेस्ट ड्वेलर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट और झारखंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। याद रखना इसको। यहाँ लैंड रिकॉर्ड वाला सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, होगा कोई रीजन, लेकिन अभी आप बस इतना समझो कि नहीं है। ठीक है, समझ गए ये चीज, तो ये याद रखना। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूजन है। अब सबको थोड़ी ना ये पीएम किसान में 6-6 हजार रुपए दे देंगे। कुछ एक्सक्लूजन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल और टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो ऐसे आप सीसीटी और ऐसे कुछ भी करके सीआईटी, सीआईडी, ठीक है, जैसे मानो याद कर लो। याद ऐसे रखना है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, या हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, ये लोग, मैं ये एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं तो वो खुद सेमिनार्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो वो बताते हैं दैट ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फार्मर्स। ठीक है, उनके जो पेरेंट्स, उनके जो पापा वगैरह हैं वो फार्मर थे पहले। सो बेसिकली अब ऐसा नहीं कि वो फार्मर है तो अब वो, अगर कोई फार्मर अगर है तो उनको भी पीएम किसान के 6,000 रुपए चाहिए, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर कोई है तो नहीं मिलेंगे। ठीक, समझ में आ गया। इसके अलावा अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जज भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल बताया ताकि आप लिंक कर पाओ। इंस्टीट्यूशनल पोस्ट, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स नहीं आएंगे, यानी जिन जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर हैं वो नहीं आएंगे। और अगर किसी ने पिछली साल इनकम टैक्स 1 साल पहले पे किया हो तो वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि हमने स्मॉल एंड मार्जिनल पढ़ा था, इस वजह से इस स्कीम को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इसमें टीनेंट्स या और शेयर क्रॉपर्स ये सब लोग नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। इसको रायतू बंधु और बाकी जो कालिया स्कीम है अलग अलग स्टेट्स की, उड़ीसा वगैरह की, उड़ीसा तेलंगाना की, तो उनसे कंपेयर किया जाता है कि यार इनमें पैसे भी कम दे रहे हैं और उसमें भी छोड़ दे रहे हैं इतने लोगों को। सो ये सब इसमें लूप होल्स हैं। इसके अलावा केसीसी जो है वो दिया जाएगा। केसीसी क्या है, ये केवीसी नहीं है, ये किसान क्रेडिट कार्ड है, तो वो दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड एक लोन की फैसिलिटी के लिए आपको हेल्प करता है। सो दीज आर द थिंग्स जो पीएम किसान के लिए आपको याद रखनी है। इज इट वेरी क्लियर, समझ आ गया? बिल्कुल तैयार कर लेना। बिल्कुल मैंने सिर्फ क्रिस्प नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड किया है। जो पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल स्टडी आईएएस पर, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चीज। ठीक है, तो शुरू कर, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 या स्कीम नंबर 2 की। स्कीम नंबर 2 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसा कि नाम में है बीमा, बीमा बेसिकली आपको पता है इंश्योरेंस होता है। तो ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। पिछली बारी क्या थी, इनकम सपोर्ट। मैं लिंक कराता रहूंगा ताकि कंपैरिजन के थ्रू आपको याद रहे। पिछली वाली इनकम सपोर्ट थी, ये इंश्योरेंस स्कीम है। और भी कुछ माइनर इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो मैंने बता दिया था, ये पहली स्लाइड ऑब्जेक्टिव वाली होती है। और भी कुछ है, जैसे इनोवेशन लाया जाएगा, क्रेडिट इनकम लेके आया जाएगा, ठीक है, स्टेबलाइजेशन होगा फार्मर्स का। तो ये माइनर है, मेन क्या है, इंश्योरेंस। क्योंकि इंश्योरेंस में क्या होगा, पैसा वगैरह, तो पैसे से सब कुछ हो जाता है, क्रेडिट इनकम स्टेबलाइजेशन, तो वो उतना ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस इज हाईलाइटेड वर्ड जो आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है, जो अब ये क्या है, बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज जो है वो ऑल फार्मर्स हैं इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर और टीनेट्स। ठीक है, तो पिछली वाली जो थी, मैं याद कराने के लिए लिंक करता रहूंगा बार बार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान में सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे। शेयर क्रॉपर, टीनेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले फार्मर, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डिंग वाले फार्मर और साथ ही साथ जिन्होंने इनकम टैक्स दिया हो वो सारे फार्मर्स भी एक्सक्लूडेड थे। लेकिन यहाँ सभी फार्मर्स हैं इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर एंड टीनेंट्स। ठीक है, याद रख लोगे, इतना समझ आ गया। अब बात होगी कि ये कैसी स्कीम है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पिछली वाली कैसी थी, प्रधानमंत्री किसान, क्योंकि वो स्कीम आई थी इलेक्शन के पहले, तो वो सेंट्रल सेक्टर थी। लेकिन इसमें क्या है, स्टेट और सेंटर दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। समझ आ गया? इसके अलावा
ये जो स्कीम है इसने रिप्लेस किया है ऑल अदर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस स्कीम एक्सेप्ट दिस थिंग, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो एक वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है कि वेदर से कोई आपकी इंश्योरेंस की टाइप की, ठीक है, कि आंधी आंधी आ गए, ओले पड़ गए, कुछ भी हो गया, तो ऐसा कुछ होने वाला सीन जो है वो वाली एक स्कीम छोड़ के बाकी जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम थी क्रॉप इंश्योरेंस वाली, वो सब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर सबज्यूम हो गई हैं। दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सबज्यूम नहीं हुई है, ये बाहर है, ये अच्छे से जिंदा है, ठीक है, अभी ये जिंदा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये याद रखना है दैट प्रीमियम की अगर बात की जाए तो राबी क्रॉप में 1.5%, खरीफ में 2% और कमर्शियल वगैरह में 5% प्रीमियम जो है वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है, क्योंकि देखो रिस्क बढ़ता जाता है तो इस वजह से प्रीमियम भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ये जो फसल होते हैं ये जल्दी पेरिशेबल होती हैं, फिर राबी खरीफ में थोड़ा पानी वानी की वजह से रिस्क रहता है, सो दैट्स वाई रिस्क बढ़ता जाएगा, प्रीमियम का जो चार्ज प्रीमियम है वो भी बदलता जाएगा। इसके अलावा अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर में आई थी, करंट अफेयर में वही क्यों आ जाती हैं चीजें जब कुछ चेंज होता है। तो पहले क्या था कि सेंटर, अभी हमने देखा ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सो बिकॉज क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन होगा। तो पहले ये 50-50 टाइप में था कि आधा आपका आधा इसका और आधा ये प्रीमियम ये किसान खुद देगा, ठीक है, 2.5% 1% बचा हुआ जो भी है, तो ऐसे सीन था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये बोला ये आधा आधा हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब जो 50% था, जो आधा था, उसको बेसिकली इन्होंने बोल दिया कि इरिगेटेड एरिया में 25% और अनइरिगेटेड में 30%। अब यहाँ पर भी अगर रिस्क के हिसाब से देखो तो अनइरिगेटेड में रिस्क ज्यादा होता है तो ज्यादा, ठीक है, यहाँ 25, और नॉर्थ ईस्ट में 50-50 नॉर्थ ईस्ट में भी था तो उसे वहां पे 90 कर दिया कि हमारा कंट्रीब्यूशन 90, पहले सबके लिए 50 था, 50-50-50, लेकिन अब यहाँ कम कर दिया दो जगह, ठीक है, प्ले जो इरिगेटेड और अनइरिगेटेड वहां पे 25-30 कर दिया और नॉर्थ ईस्ट में 90 कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि रिसेंटली करंट अफेयर में क्या बदलाव हुए हैं, ठीक। इसके अलावा वॉलेंट्री, पहले ये था, इसमें बेसिकली ये होता था कि ये बीमा कराना, देखो बीमा किन लोगों के लिए बीमा जरूरी होता है, जिनकी हेल्थ वगैरह का जिनको ज्यादा इशू हो तो जल्दी उन्हें बीमा करा लेते हैं, ऐसे लोग है ना। तो ऐसे ही अगर क्रॉप के मामले में अगर आपका पहले से लोन वगैरह आप ले चुके हो तो फिर आपको अगली बार लोन लेना है तो पीएम फसल बीमा योजना का भी इंश्योरेंस भी कराना होगा, क्योंकि आप पहले से रिस्क में हो और ज्यादा रिस्क में चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये कंपलसरी था, लेकिन अभी रिसेंटली करंट अफेयर जो मैं ये बता रहा हूँ अभी जो चेंज हुआ है, तो ये पहला चेंज इधर वाला हुआ है और दूसरा चेंज ये हुआ है कि इसे वॉलेंट्री कर दिया गया है फॉर ऑल द फार्मर्स इंक्लूडिंग दोज विद एग्जिस्टिंग क्रॉप लोन। तो पहले से कोई क्रॉप लोन हो देन ऑल्सो वॉलेंट्री है, पहले कंपलसरी था कि अगर पहले से लोन है तो यार तुम खतरे वाले हो, तुम्हारे ऊपर खतरे का घंटी है, ठीक है। सो दैट्स वाई वहां पे चीजें ऐसी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वॉलेंट्री कर दिया गया है। इसके अलावा एरिया बेस्ड अप्रोच यहाँ पर लिया जाता है, क्योंकि फसल बीमा जो है वो फसल यहाँ पे बेसिकली क्रॉप और एरिया दोनों चीजें मैटर करती हैं। तो एरिया का मतलब है होमोजीनस रिस्क प्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि एक एरिया में कोई फसल का मतलब समझ रहे हो कि फसल का एक सिनेरियो जो होता है, सो दैट्स वाई एरिया बेस्ड अप्रोच है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रीलिम्स में कोई अगर स्टेटमेंट आए तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। और जो इंश्योर्ड सम ऑफ क्रॉप है, ठीक है, इंश्योर्ड सम ऑफ क्रॉप है, वो स्केल ऑफ फाइनेंस या डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू ऑफ एमएसपी, एनुअल जो एवरेज एमएसपी है उसका होगा, अगर उसका एमएसपी अनाउंस हुआ है तो। अदरवाइज फार्म गेट प्राइस मतलब जो फार्म के गेट पे प्राइस होती है, मतलब जो उसको स्टोर कराने में जो प्राइस लगती है, तो उसको वो मानी जाएगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे ये अमाउंट वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। टोटल जो इंश्योर्ड सम है वो ऐसे पता किया जाएगा। और डिलेड इन पेमेंट अगर है, अगर ये पेमेंट जो है फसल का बीमा का अगर पैसा देर हो रही है तो 12%, 3 मंथ से ज्यादा लेट होगा तो फिर 12% इंटरेस्ट भी यहाँ पे जो भी मतलब फंड जो भी फसल का बीमा जिसने किया है, बीमा वाली जो कंपनी है, बेसिकली यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो दैट्स वाई। और स्टेट को भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि स्टेट अपने हिसाब से चीजों को
कर सके, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर 12% इंटरेस्ट का भी सीन दिया गया है कि 12% इंटरेस्ट भी दिया जाएगा अगर कुछ लेट होता है। ऐसा क्यों है? जैसे आप एमजी नरेगा देखते हो तो वहां पे लेट डिले इन पेमेंट होता है, तो डिले होगा तो इंटरेस्ट भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, वो पिछले वाले में मैंने किसान सम्मान निधि बोल दिया था, वो पीएम, ये वो किसान सम्मान निधि बेसिकली ये जो निधि है ये एक दूसरी निधि है, ठीक है। ये जो है ये ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। इसमें मेरे को डाउट पे पीएम किसान श्रम योगी मानधन थी उसमें, और सम्मान निधि, ओके। सो लेट मी चेक दिस थिंग। एक स्कीम ये जो पीएम किसान है वो थी, और एक ये है, ठीक है। ये वाली जो स्कीम है ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। मुझे लग रहा है मैंने कुछ स्लाइड बनाने में इधर उधर कर दिया, ठीक है। एक ये जो है ये बेसिकली जैसे श्रम योगी मानधन स्कीम है, श्रम योगी मानधन, ठीक है। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऐसे करके इसका शायद नाम है, ठीक है। सो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज सॉरी फॉर दिस थिंग। हो सकता है स्लाइड बनाने में मैंने, क्योंकि कल पूरी रात जाग के ये काम किया है, सो सॉरी फॉर दिस, ओके। तो इसको एक बार चेक कर लेना। एक स्कीम वो किसान सम्मान निधि पैसे वाली थी, ये पेंशन वाली है, ठीक है। इनके नाम में कंफ्यूजन है, मैं कमेंट में जरूर कमेंट करके लिख दूंगा, ठीक है, वीडियो के नीचे कि हाँ ऐसा वाला सीन जो भी है, ठीक है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक ओल्ड पेंशन स्कीम है, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, ठीक है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये वाली, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जैसे हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो ऐसे ही मानधन की तरह ये है, मतलब एक सम्मान मानधन ऐसा ही है। आई थिंक ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे ही कोई डाउट हो रहा है। तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये। ओल्ड एज पेंशन स्कीम का मतलब है, अभी हम समझाएंगे इसको, अभी बस इतना रखो कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। पहले वाली एक इनकम सपोर्ट पढ़ ली, फिर इंश्योरेंस पढ़ ली, अब पेंशन पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या होता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इसके लिए एलिजिबल हैं ऑफ 1840, और बाकी सारे एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। बाकी सारे का मतलब शेयर क्रॉपर टीनेंट्स वो नहीं है, सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 18 से 40 के बीच वाले, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं इस स्कीम के फीचर्स की। तो ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अगेन यहाँ पर भी सेंट्रल सेक्टर। पहली वाली पीएम किसान जो पीएम किसान योजना थी, ठीक है, तो वो जो किसान थी पीएम किसान, तो वहां जो स्कीम थी वो आपकी कैसी थी, सेंट्रल सेक्टर। फिर बीच में जो स्कीम आ गई थी इंश्योरेंस वाली, उसमें सेंटर स्टेट, आप उससे याद रख सकते हो करंट अफेयर में जो अभी रिसेंटली 25-50 जो भी हुआ है, तो वहां इसका मतलब क्या है कि स्टेट भी कहीं आ रही है, तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। और ये फिर से आ गई सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें क्या होता है, वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ऐसी कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें बेसिकली एक टेबल की तरह होता है, अगर आप इसको ध्यान दो ऐसा होता है, देखो समझने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल एंट्री एज लिखी होगी पहले कॉलम में कि 18 से 40 तक एंट्री है, तो 18 से शुरू होगा, 18 19 20 21 22 40 तक ऐसे टेबल बनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिखे होंगे कि आपको कितने देने हैं और सरकार कितने देगी, ठीक है। तो ऐसा होगा कि अगर आप 18 में आए तो आपको बहुत कम रुपए, मान लो 10 रुपए, लेकिन 40 में आए तो आपको 100 रुपए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको 60 की एज तक ये पैसे जो है प्रीमियम भरते रहना है। तो अगर आप 18 को एंटर हुए तो आपको 60 तक ये काम करना है, यानी लगभग आपके पास 42 ईयर्स हैं। तो 42 ईयर्स बड़ा टाइम है, तो 10 रुपए का प्रीमियम आएगा, ठीक है। अगर आप बीच में आए, बीच में मान लो कि 18 और इसके 18-40 के बीच में आप 30 में एंटर करते हो, तो ये कुछ इसके बीच में होगा, लेट से 50, ठीक है, क्योंकि वहां से टाइम जो है। और अगर लास्ट में एंटर हुए, बिल्कुल 40 पे एंट्री करी, तो सिर्फ 20 साल रह गए। तो पैसा ऐसे तो, क्योंकि पैसा तो बराबर मिलेगा सबको, ठीक है, 60 के बाद सबको पैसा बराबर मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किस किस एज पर एंटर हुए थे। तो वो जो चीज है उसे कंपनसेट करने के लिए है ना, उसको कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा ना। तो 40 पे कोई आया है तो उसका प्रीमियम ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसको सिर्फ 20 साल का टाइम है, 20 साल में उतना पैसा जमा करना है। लेकिन ये 18 से आ गया तो इसके पास टाइम ही टाइम है, समझ रहे हो। जैसे कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल लास्ट में तैयार करने की कोशिश करता है, तो उसके पास कम टाइम है, तो उसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे उसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन जो 18 से ही एंट्री शुरू कर चुका है तो उसको कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट प्रोवाइड है। 18 पे आओगे तो कितना कितना, 19 पे आओगे तो कितना कितना, कितना कितना का मतलब है कि आप कितना दोगे एज अ किसान,
और सरकार कितना देगी, ठीक है। तो ये है कि 55 से 200 तक वेरी करता है, मतलब 55 शुरुआत होती है, 18 में 55 और 200 जो है वो कब होगा, जब आप एंटर करोगे 40 ईयर्स पे, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल बी द पेंशन फंड मैनेजर। तो पेंशन फंड मैनेजर का काम किसे दिया गया है, ये दारोमदार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को दिया गया है। पहले क्या है, देखो ये पहले का मतलब क्या है, अगर आपकी डेथ, यहाँ डेथ वाली हेडिंग नहीं दिख रही, डेथ अगर हो जाती है, जो किसान है, आपकी नहीं किसान की अगर डेथ हो जाती है, जो इसमें स्कीम में एनरोल हो चुका है, अगर उसकी बिफोर हो जाती है, बिफोर का मतलब है कि वो 18 में एनरोल हुआ, या मतलब वो 60 के पहले उसकी, मतलब 60 के पहले उसकी डेथ हो जाती है, या मतलब वो जो इस प्रोसेस में था, प्रीमियम वाली प्रोसेस में, चाहे वो 20 से 60 के बीच में, शायद वो 40 में ही एंटर हुआ हो, मतलब इस 60 के पहले अगर डेथ हो जाती है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में उसका प्रीमियम जा रहा था, तो क्या होगा कि जो स्पाउस है, स्पाउस का मतलब वाइफ वगैरह, सो दे कैन बेसिकली कंटिन्यू, ठीक है, दे कैन बेसिकली कंटिन्यू के जो प्रीमियम है, और वो फार्मर की एज के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, ठीक है। जैसे फार्मर 40 की एज पे लेट से डेथ हो गई, तो 20 साल बचे, तो 20 साल तक स्पाउस जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, ठीक है, कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है, कर सकती, कर सकते, वो डिपेंड करेगा फार्मर कौन है, ठीक है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, दैट्स वाई हम ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर आफ्टर ये है कि अगर मान लो कि कोई 60 की एज हो गई, उसका प्रीमियम वगैरह सब हो चुका है, लेकिन अब वो बेनिफिशियरी बन चुका है, अब उसे पेंशन मिल रही है, तो अगर ऐसा है तो उसकी स्पाउस को 50% ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर जो पैसे यहाँ पे, जो पैसे इसमें मिलते हैं वो 3000 मिलते हैं, ठीक है, तो 3000 जो मिलती है, जो भी मतलब पेंशन वगैरह, तो वो अब आधी मिलेगी, ठीक है, 1500 रह जाएगी अगर बाद में डेथ होती है, ठीक है। इसके अलावा अदर इनिशिएटिव से सिनर्जी है, मतलब हमने पीएम किसान में क्या हुआ था, पीएम किसान में कितने पैसे दिए थे, 2000 रुपए, 3 किस्तों में, मतलब 6000 टोटल। यहाँ क्या है, यहाँ बेसिकली ये 55 रुपए, 200 रुपए ऐसा प्रीमियम भरना है, तो वो वाले पैसे उसके इधर ट्रांसफर हो जाएं, ऐसा मैकेनिज्म भी यहाँ पर है कि दूसरी स्कीम से सिनर्जी है, ठीक है। इसके अलावा इनिशियल एनरोलमेंट जो है, इनिशियल एनरोलमेंट है, वो कॉमन सर्विस सेंटर से हो सकता है। यहाँ देखो सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं है, पीएम किसान में क्या था, सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसके अलावा इंसेंटिवाइजेशन ऑफ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ CSC, जो कॉमन सर्विस सेंटर है, उनमें जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो फील्ड ऑफिशियल होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर बेसिकली क्या इंसेंटिवाइजेशन है कि अगर ज्यादा लोगों को आप एनरोल कराते हो तो यू विल गेट दिस थिंग, जैसे इंश्योरेंस है ना, ये तो पेंशन वगैरह है, तो वो एनरोलमेंट अवेयरनेस वगैरह के लिए इंसेंटिव वगैरह उन्हें दिया जाता है। इसके अलावा अप्रोप्रिएट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर LIC वगैरह, और एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सेक्रेटेरिएट जो है वो मॉनिटर करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। अब इसके बाद FPO, FPO बेसिकली दिस इज फार्मर्स, दिस इज द नेक्स्ट स्कीम, कौन सी नंबर की है, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ स्कीम कौन सी है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट इट इज अ लाइक ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी मतलब बहुत सारे लोग आए, अपनी अपनी जमीन एक साथ की, मतलब एक तरीके का कह सकते हो पूलिंग, लैंड पूलिंग हो गई, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं ना, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन क्योंकि हो रहा है, फिर हम उसमें ट्रैक्टर नहीं चला पाते, तो पूल करके एक साथ आ जाओ, है ना, तो उसे कहेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है कि 10,000 FPO वुड बी फॉर्म्ड, ये इसका पहला टारगेट है, या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जाएगा, जो FPO है 5 साल तक सपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम द ईयर ऑफ इंसेप्शन ऑफ विच सपोर्ट विल कंटिन्यू टिल 2027-28, ठीक है। तो 5 साल तक यहाँ सपोर्ट किया जाएगा और 2017-28 तक। इसके बाद इसमें बेनिफिशियरी स्मॉल एंड ये हैं, ठीक है। तो पीएम किसान में भी यही थे, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी पिछली वाली थी, जो पीएम किसान सम्मान निधि वाली जो थी, जो पेंशन वाली थी, वहां पर भी ऐसा ही था, लेकिन हमने देखा है उसके पहले जो हमने फसल बीमा देखी थी वहां ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। अब
एफपीओ क्या है? बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जानी चाहिए, प्रिलिमिनरी स्टॉर्मिंग हो जानी चाहिए। पीएम किसान कैसी थी? पीएम किसान इलेक्शन के पहले आई थी, मतलब कैसी होनी चाहिए? सेंट्रल सेक्टर होनी चाहिए। पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। फसल बीमा में करंट अफेयर में 50-25 ये सब क्या लोचा चल रहा है, मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट भी दे रही है, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। इसके अलावा पिछली वाली जो थी उसमें देखो फार्मर दे रहा था, मैंने पूरी कहानी चार्ट बना के बताई थी, तो फार्मर दे रहा था और गवर्नमेंट दे रही थी। हमने 3 चार्ट तो बनाए नहीं थे कि स्टेट भी कुछ दे रही, नहीं स्टेट नहीं दे रही थी, तो वो भी सेंट्रल सेक्टर थी। ठीक है, एफपीओ कैसी है? क्योंकि थोड़ा सा हैवी हैवी टारगेट है, तो इसलिए ये भी सेंट्रल सेक्टर है, ऐसे याद रख सकते हो। इसके अलावा इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? एसएफएसी, एनसीडीसी और नाबार्ड, या फिर इट्स स्टेट चॉइस। जैसे अभी चला था ना इट्स हर चॉइस, तो ऐसे ही इट्स स्टेट चॉइस, स्टेट भी किसी को दे सकती है इम्प्लीमेंटेशन का काम। ठीक है, एसएफएसी ये सर क्या होता है? ये होता है स्मॉल फार्मर एग्रो दिस एग्री बिजनेस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और एनसीडीसी होता है बेसिकली आपका कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉर्पोरेशन, ये एनसीडीसी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और नाबार्ड तो आपको पता ही है, एग्रीकल्चरल बैंक फॉर दिस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये स्टेट चॉइस है, मतलब स्टेट किसी और बॉडी को भी रिकॉग्नाइज कर सकती है इस पर्टिकुलर स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके अलावा क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर फॉर्म की जाएंगी। जो एफपीओ में ओ का मतलब क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्लस्टर बेसिस पर की जाएंगी। क्लस्टर बेसिस को एक और पॉइंट से जोड़ सकते हो दैट यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का फॉलो होगा। ठीक है, यूपी में एक स्कीम भी चली थी इससे रिलेटेड, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कह के उसका नाम था। तो उसमें क्या था कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्पेशलाइजेशन करके डेवलपमेंट किया जाएगा और बहुत ज्यादा उसको प्रोमोट किया जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर में क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैंने बताया था ना बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, तो प्लेन में कितने स्मॉल एंड मार्जिनल एक साथ आ सकते हैं? 300, और हिली में 100, क्योंकि हिली में थोड़ा फार्मिंग वगैरह कम होती है, तो 100 में बना सकते हो, यहाँ मिनिमम 300 होने चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी अप टू 2 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट लोन पर एफपीओ, तो यहाँ पे ये वाली फैसिलिटी भी, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी अवेलेबल है 2 करोड़ तक की प्रोजेक्ट, 2 करोड़ पर एफपीओ। ठीक है, 2 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी अवेलेबल है। अब क्रेडिट दिया जा रहा है तो क्रेडिट गारंटी फंड भी क्रिएट किया जाएगा बाय नाबार्ड एंड एनसीडीसी। ठीक है, तो फंड हमेशा इन्हीं कोई बैंक वगैरह में फंड होगा, हम आगे भी देखेंगे बहुत सारे फंड, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 15% टारगेट ये है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये होने चाहिए, तो थोड़ा सा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो नीति आयोग का इनिशिएटिव है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा अगली चीज जो है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत इजी टू रिमेम्बर है। बेसिकली इसमें क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए जाएंगे, एक कार्ड होगा। ठीक है, कार्ड होगा, हर 2 साल में उसे इशू किया जाएगा सभी फार्मर्स को। ठीक है, स्मॉल मार्जिनल नहीं लिखा, सभी फार्मर्स को इशू किया जाएगा। इसके अलावा टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द फंक्शनिंग ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, तो जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उनको भी यहाँ पे डेवलप वगैरह करने की बात आ रही है। और इंश्योर एडिशनल इनकम वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सॉइल हेल्थ कार्ड को सिर्फ इसी कार्ड से जोड़ देते हैं और कार्ड में वो फीचर पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इनकम और सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो याद रखना, इनको भूल मत जाना, वरना फिर यही बातें तो एग्जाम में याद आएंगी। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सैलिएंट फीचर्स। पहले क्या है कि ये सेंट्रली जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सॉरी। ठीक है, तो ये स्कीम है, तो ये स्कीम है। और इसके अलावा क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन जो है वो दिया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहाँ क्या होता है, क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन के, ये वीट है, ये बेसिकली राइस है, ये टोमेटो ऑनियन पोटैटो है या जो भी है, तो इनकी क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन दी जाएगी। न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर जो रिक्वायर्ड है उस फार्म में। ठीक है, तो जमीन के हिसाब से भी, ऐसा नहीं है क्रॉप वाइज में, क्रॉप के हिसाब से, क्रॉप भी और सॉइल, जमीन लिखा नहीं है क्रॉप वाइज और सॉइल वाइज, लेकिन
क्योंकि फार्म को भी ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ क्या होता है बेसिकली हमने देखा था ना सॉइल हेल्थ में सॉइल की हेल्थ को मेजर किया जाएगा। सॉइल का सैंपल लिया जाता है इसमें बेसिकली और सैंपल के हिसाब से देखा जाता है कि इसमें ये कम है, ये कम है, वो कम है, ठीक है जो भी है। और फिर जो है क्रॉप का हमें पता होता है कि ये क्रॉप ऐसी क्रॉप है जो इस पर्टिकुलर मॉइस्चर में ऐसे ग्रो करती है। तो उसी हिसाब से हम क्रॉप के हिसाब से, अब ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी में जो हो जाए वो कर दो। तो व्हीट में क्या कमी है, क्या हो जाना चाहिए एडिशन, राइस में क्या इसमें मॉइस्चर कम है, क्या कम है, पानी कम है, जो भी है तो वो रिकमेंडेशन इसमें दी जाएंगी। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। इसके अलावा स्टेटस जो है इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड, क्योंकि सॉइल की हेल्थ बताई जाएगी तो हेल्थ अगर आपकी मेजर करनी हो तो सब मेजर होगा कि हीमोग्लोबिन कितना है, ये कितना है, वो कितना है। तो ऐसे ही सॉइल का स्टेटस आएगा 12 पैरामीटर्स के बेसिस पर। मेजर जो है वो एनपीके है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। सेकेंडरी है वो सल्फर है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो में आपके जिंक, फेरस, सीयू, मोलिब्डेनम और ये सब है, ठीक है। फिजिकल में आपका पीएच वगैरह की एसिडिटी वगैरह कितनी है सॉइल की, तो ऐसे मेजर किया जाएगा। इसके अलावा 2 सेट ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन दी जाएंगी 6 क्रॉप्स में। तो हमने देखा था ना क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन, तो 6 क्रॉप की रिकमेंडेशन यहाँ पे दी जाएंगी और 3 उसमें राबी होंगी, 3 खरीफ होंगी, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके रिकमेंडेशन दे दी जाएंगी कि इस पर्टिकुलर सॉइल में ये पर्टिकुलर क्रॉप तब उगेगी जब ये चीजें मिला दोगे। और यहाँ ध्यान रखना कि इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर का भी रिकमेंडेशन दिया जा सकता है। इसके अलावा यूथ एंड फार्मर्स अप टू 40 years of age आर एलिजिबल टू सेट अप द सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज। तो मैंने बताया ना लिंक करो चीजों को। यहाँ पहला वाला तो समझ में आ गया था कि 2-2 साल में अपडेट किया जाएगा। दूसरा वाला क्या था कि सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, तो यूथ और फार्मर को, क्योंकि ये सब करने के लिए सॉइल टेस्टिंग होती है। वैसे तो ये बेसिकली वैसे तो हो जाती है, ठीक है, वैसे तो केवीके वगैरह में होती है, लेकिन यूथ और फार्मर को भी यहाँ पे 40 इयर्स ऑफ एज को यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है कि आप सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बनाओ, ठीक है। तो सारा काम आप ही करो, ठीक है। क्यों ये सब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो एक तरीके डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अलावा एसएचसी पोर्टल यानी सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पे भी डिटेल्स वगैरह दिखेगी और ये जो फार्मर है उनको असिस्टेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। हमने देखो थर्ड पॉइंट देखो हमने क्या पढ़ा था, इनकम वगैरह भी है, ठीक है। लेबोरेटरी के अलावा इनकम भी है। तो यहाँ क्या है कि 2500 पर हेक्टेयर यहाँ पे दिया जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फॉर सेटिंग अप ऑफ मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेंटिवाइजेशन वगैरह करके इनकम भी दी जाएगी। इसके अलावा अगली स्कीम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम वगैरह आपने सुना होगा। जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है बेसिकली इसमें क्या है, इसमें इंक्रीज करना है फार्मर के ऑप्शन टू सेल, ठीक है। और अगर उसके पास चॉइसेस बढ़ जाएंगी, जो होता है ना इट्स सर्च चॉइस, अगर आपके पास 4 चॉइस हैं, ठीक है, 4 लड़के पसंद हैं, ठीक है, या 4 चॉइस है कि कौन सा वाला पसंद है, तो अगर चॉइस बढ़ गई है तो आप जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी कि आपकी मतलब आपके प्रोडक्ट की यहाँ पे बोली लगने लगे लेट से, तो आपके पास चॉइसेस आ जाएंगी, ठीक है। जैसे आईपीएल में होता है, आईपीएल में क्या होता है कि बहुत सारी टीम पीछे पड़ी है किसी खिलाड़ी के, तो फिर ऑटोमेटिकली चॉइसेस की वजह से जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी उस खिलाड़ी की। ऐसे ही मेरे पास मान लो कोई प्रोडक्ट है, मेरा कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, अब मैं एपीएमसी में देने के लिए, पहले क्या है वैसे क्या होता है कि एपीएमसी जो मार्केट जो मंडी वगैरह इनकी होती है, ठीक है, तो वो मार्केट कमेटीज जो है वो ले लेती हैं सामान वगैरह, ठीक है, और उन एमएसपी वगैरह पे प्रोडक्ट वगैरह लिया जाता है। लेकिन अगर बहुत सारा यहाँ कंपटीशन क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है, तो अपने आप प्राइस अपने आप जेन्युइन मिल जाएगी कि जो भी ज्यादा पैसे दे रहा हो उसे फिर आप बेच सकते हो। तो इससे क्या हो, और यहाँ पे लिबरल लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर बायर और ये सब चीजें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा टू प्रमोट स्टेबल प्राइस अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर। अब क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आएगा तो अपने आप प्रोड्यूसर के कंज्यूमर के पास क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा और प्राइस जो है वो भी स्टेबल रहेगी। प्राइस स्टेबल इसलिए रहेगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा प्रोडक्ट जो है वो एफसीआई के गोडाउन में पहुंच गया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की आपने इशू सुना होगा, उसमें यही तो इशू है, वो इसी वजह से सरकार हटा रही है कि स्टॉकिंग वगैरह मतलब जो स्टॉक में वो चीजें नहीं रख पाते हैं, ठीक है। और वैसे आपको पता है स्टॉक में जब चीजें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वहां पहुंच जाता है, ठीक है, क्योंकि ओपन अभी रिसेंटली चल रहा था कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पे थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट क्या होता है?
ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट का मतलब ये है दैट वहां पे सरकार मना नहीं कर सकती, ठीक है। आपके पास जितना भी अनाज, जैसे अगर वीट का गोडाउन है या राइस का है, जो व्हाटएवर, तो अगर आप जितना आपके पास है आप जाओ और देते जाओ देते जाओ देते जाओ, है ना। तो मना नहीं कर सकते। तो ओपन एंडेड उसमें क्या होता है कि सारा वहीं पहुंच जाता है मार्केट में, फिर डिमांड सप्लाई नहीं रहती, ठीक है। सारा चला गया उसमें एफसीआई के गोडाउन में, ठीक है। मार्केट में सप्लाई कम हो गई तो सप्लाई कम हो गई, डिमांड बहुत है, सबको चाहिए सामान, तो फिर उससे प्राइस स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होती। तो इस वजह से अगर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होगा तो वो जो वहां इकट्ठा हुआ जा रहा है एफसीआई में वो नहीं होगा, और जब वो नहीं होगा तो अपने आप प्राइसेस वगैरह भी स्टेबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब मार्केट में ही तो रहेगा ना, इस वजह से। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी नियर द सिलेक्टेड मंडी, तो ये भी इसका एक इनिशिएटिव, एक तरीके का एक ऑब्जेक्टिव है। अब फिर से वही बात कि ये कैसी स्कीम है, तो ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। याद करो, कर लो, बाद में बार बार नहीं याद कराया जाएगा। पहली स्कीम कौन सी थी? पीएम किसान वाली थी, तो वो भी ऐसी ही थी, ठीक है। फिर फसल बीमा ऐसी नहीं थी, फसल बीमा में सेंट्रल सेक्टर नहीं था। एफपीओ भी सेंट्रल सेक्टर थी। इसके अलावा जो पीछे हम पढ़ चुके हैं पीएम जो सम्मान निधि, जो मतलब जो पेंशन वाली थी, वो भी सेंट्रल सेक्टर थी। और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी सेंट्रल सेक्टर है। इसके अलावा यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एपीएमसी तो आ ही रही है, साथ में अदर्स भी आ रहे हैं। एपीएमसी तो नॉर्मल भी आती है भैया, एपीएमसी तो नॉर्मल भी आती है। यहाँ पे हम देख रहे थे ना कि लिबरल लाइसेंसिंग, ट्रेडर बायर्स, ये सब भी आ जाएंगे। और जेन्युइन डिस्कवरी, देखो एपीएमसी तो नॉर्मल ही प्रोक्योरमेंट कर रही है, लेकिन अगर ये लोग और आ जाएंगे कि और ट्रेडर बायर, तो क्या होगा, अपने आप ये कमोडिटी, यही होता है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। इसके अलावा फंडिंग जो है वो एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, यहाँ से आएगी फंडिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ई नाम जो है, आंखें बंद करके ध्यान रखोगे, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में फंडिंग एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आएगी। और भी फंड है ऐसे ही, आपको बार बार परेशान करेंगे। एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है। अभी डेयरी की स्कीम आएंगी तो उसमें डेयरी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है, ठीक है। डेयरी इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड भी है। तो फिशरी का भी ऐसे ही फंड है। तो ऐसे बहुत सारे फंड बने रहते हैं, ठीक है। एक एक करके आते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे। इम्प्लीमेंट करेगा इसको एसएफएसी। ये यार कुछ सुना सुना नहीं लग रहा, मतलब मेरे को बताओ, कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने कहीं पढ़ा तो है एसएफएसी, कहीं हमने पढ़ा तो था एसएफएसी, कहीं हमने तीन चीजें पढ़ी थी एक साथ, एसएफएसी पढ़ा था, एनसीडीसी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, नाबार्ड पढ़ा था, ठीक है। मैंने फुल फॉर्म वहां पे नहीं बताए थे, फुल फॉर्म बताए थे लेकिन वहां लिखा है एसएफएसी था। तो वहां कहाँ पढ़ा था भाई, कहाँ पढ़ा था? देखो कठिन सबसे अभी तक की स्कीम कौन सी थी? अभी तक का अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, अभी तक किसान सम्मान और इन सब में तो पैसे बांटने थे, सबसे कठिन थी एफपीओ वाली। तो एफपीओ में तीन वर्ड है, एफ पी और ओ, तो यही तीन वाली में तीन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी थी, और स्टेट के पास भी चॉइस थी, याद रहेगा। तो वो चीज में जो एसएफएसी थी, वही एसएफएसी यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, किसकी? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की। क्यों भाई? क्योंकि इसके नाम में बिजनेस आ रहा है, और बिजनेस आ रहा है तो मार्केट से क्यों नहीं जोड़ोगे भाई? ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसी नाइंसाफी मत करना। इसके अलावा सेंटर टू स्टेट जो ग्रांट है वो दे सकते, ग्रांट प्रोवाइड करेगी ऑफ 30 लाख पर मार्केट, और सॉफ्टवेयर वगैरह भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है सेंट्रल सेक्टर, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पूरा स्टेट का है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, रिसेंटली करंट अफेयर में ये न्यूज रही थी कि दोनों पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटर स्टेट ट्रेड में ये आए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एफपीओ हैव आल्सो बीन ऑनबोर्डेड ऑन इनाम, ठीक है। तो इनाम में एफपीओ भी आ गए। एफपीओ का मतलब कि नॉर्मल, क्योंकि हम कोई भी आ सकता है ना अपना प्रोडक्ट लेके, सो दैट्स व्हाई। अब अगली स्कीम है, ठीक है, नंबर नहीं पता कौन सा है, भूल गए, बहुत सारी पढ़ ली इसलिए। पीएम कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि, पीएम नहीं है वैसे, इसका नाम हिंदी में ही है पूरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, पीएम वाला नहीं है इसमें, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बेसिकली ये इसके की फीचर्स हैं, और ये इसके 4 कंपोनेंट हैं, ठीक है। की फीचर्स क्या है? इसमें डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट लेवल प्लानिंग है, यानी इसमें डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड जैसे लोकल लेवल पे चीजें होंगी, मतलब
इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, फार्म लेवल पर होगा, इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज स्टेट लेवल प्लानिंग बोल रहा है। इसका सुपरविजन और मॉनिटरिंग जो है वो इंटर मिनिस्टीरियल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अंडर प्राइम मिनिस्टर करेगी। अब देखो कॉमन सेंस से याद करो, डिसेंट्रलाइज्ड है, अभी तक कुछ डिसेंट्रलाइज पढ़ा था, बताओ जल्दी बताओ, अभी तक हमने कुछ पढ़ा था, पीएम किसान में कुछ ऐसा था, पीएम किसान सम्मान निधि में कुछ ऐसा था, नहीं था। इसके अलावा एफपीओ में कुछ ऐसा था, नहीं था। इसके अलावा और कहीं ऐसा था, पीएम और भी जो स्कीम है कहीं ऐसा था, नहीं था। तो डिसेंट्रलाइज पहली बार आ रहा है, तो सुपरवाइज भी पहली बार आ गया कि अब प्रधानमंत्री जी की कमेटी जो है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी इसको मॉनिटर करेगी, वाटर बजटिंग होगी, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड और माइक्रो इरिगेशन फंड बनाए जाएंगे इन नाबार्ड। ठीक है, अभी इसको फंड को ध्यान रखना, आगे कुछ और फंड आएंगे तो मैं फिर से इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करा के याद कराऊंगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड और माइक्रो इरिगेशन नाम से ही क्लियर है कि किस काम के होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें 4 प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं। इसमें एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, समझ रहे होगे कि इरिगेशन नाम में ही है ना, कृषि सिंचाई योजना, एग्रीकल्चर में इरिगेशन करना है तो एक्सेलरेट करने के लिए। फिर हर खेत को जल, ठीक है, सिंपल है कि बहुत सारे खेत हैं सबको जल देना है, दिस इज द इनिशिएटिव। फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये बेसिकली जो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ये सब चीजें जो होती हैं टेक्नोलॉजी, कि कैसे हम ज्यादा एफिशिएंसी, जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो ज्यादा लेकर आए। और नेक्स्ट है वाटर सेट डेवलपमेंट, तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में है। इसके अलावा हमारी अगली स्कीम है पीएम आशा। ठीक है, समझ में आ गया, कृषि सिंचाई में कुछ नहीं था, बस वो 4 कंपोनेंट मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की, बिल्कुल सिंपल था। अब पीएम आशा, आशा का फुल फॉर्म है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता जो है किसान है, मतलब उनकी आय को संरक्षण करना है। तो आय को संरक्षण मतलब इंश्योर करना है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें रिम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले फॉर देयर प्रोड्यूस, तो जो भी वो प्रोड्यूस लेकर आ रहे हैं दे शुड गेट द रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें सिर्फ इतना ही है। ठीक है, पीएम आशा में, पीएम आशा में बेसिकली 4 कंपोनेंट हैं। कहाँ गए 4 कंपोनेंट? ओके, सो लेट मी टेल दीज थिंग्स ओवर हियर। कौन से कंपोनेंट थे पीएम आशा में? पीएम आशा जो है उसमें, स्लाइड कहाँ चली गई यार, मैंने बनाई तो थी, एक सेकंड गाइस। ओके, सो लेट मी टेल यू अगेन। सो पीएम आशा जो है इसमें 4 कंपोनेंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला कंपोनेंट, सॉरी 4 नहीं 3 है। ठीक है, 3 कंपोनेंट है। पहला बेसिकली आपका डील करता है यहाँ पर कि जो यहाँ पे एक तो कंपोनेंट सीधा सीधा है कि जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है। ठीक है, पहला कंपोनेंट आपका सिंपल प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम का मतलब है कि जो फार्मर है उसका प्रोडक्शन जो है वो प्राइस सपोर्ट यानी एमएसपी वगैरह जो है वो किसके लिए दिया जाता है, ऑयल सीड, कोपरा और ये सारी चीजें, ऑयल सीड, कोपरा और एक और चीज है। ठीक है, ऑयल सीड, कोपरा और पल्सेस। ठीक है, तो इन चीजों में ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। सो दिस इज प्राइस सपोर्ट, के आप नॉर्मली जाओगे एमएसपी पे चीजें जो है वो प्रोक्योरमेंट वाली जो एजेंसी है उसे दे दोगे। ठीक है, जो एपीएमसी वगैरह, एपीएमसी मंडीज हैं उनमें जमा कर दोगे, एफसीआई में जमा कर दोगे। सो दिस इज प्राइस सपोर्ट। दूसरा है पीडीपीएस, पीडीपीएस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। प्राइस डेफिशिएंसी का मतलब ये क्या है, ये ऑयल सीड के कुछ यहाँ पे नोटिफाइड ऑयल सीड में है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एमएसपी जो है वो लेट से 1000 रुपए अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इसमें क्या है कि आप बेसिकली 1000 रुपए की जगह, अगर 1000 रुपए, वैसे क्या है कि अगर गवर्नमेंट की एपीएमसी या गवर्नमेंट के गोडाउन में डालोगे तो 1000 रुपए में मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप मार्केट में ही उसको बेच दो 900 में, और जो डेफिशिएंसी है वो सरकार आपको दे देगी 100 रुपए। ठीक है, तो मतलब आपको 1000 मिल गए, आपका काम हो गया, सरकार को पूरा 1000 खर्च नहीं करना पड़ा, सरकार के सिर्फ 100 गए, है ना, और आपका भी काम हो गया। तो इस तरीके से है। और एक है
एक है आपका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जो बेसिकली प्राइवेट प्रोक्योरमेंट है, तो यहाँ पे प्राइवेट कोई गोडाउन वगैरह वो यहाँ पे है और ये अपना सर्विस फीस वगैरह भी लेते हैं और ये सिर्फ ऑयल सीड्स वगैरह के लिए भी है। सो दीज आर द थिंग्स जो पीएम आशा में आपको 3 कंपोनेंट, प्राइस सपोर्ट, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट और प्राइवेट स्टॉकिस्ट पेमेंट स्कीम, ठीक है। तो ये जो है ये 3-4 स्कीम आपको याद रखनी है, 3-4 कंपोनेंट। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन है जिसे कृषोन्नति मिशन भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारे मिशन है, 11 बेसिकली स्कीम है। तो इसमें एग्जैक्टली आपको सारे प्रोविजन प्रीलिम्स के लिए पढ़ने नहीं है, मेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल दिया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली 11 इसमें कंपोनेंट्स हैं, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया मिशन, सबमिशन, एनईजीपी और इंटीग्रेटेड स्कीम, ठीक है। कितने मिशन है? MIDH ये मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर के लिए एक है कंपोनेंट, तो ये हो गया नंबर 1। दूसरा नंबर पे है NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और इसी में आपका इंक्लूडेड है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। फिर है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको नंबर 3 बोल दोगे। फिर सबमिशन अभी आगे देखेंगे। NEGP अकेला एक है, तो इसे 4 बोल दो। इसके अलावा इंटीग्रेटेड स्कीम यहाँ पे है, एक इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेशन है 5th, और ये है 6th, ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है, और सेंसस वगैरह भी है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें एक सेंसस की स्कीम और है, ठीक है, इसकी एक सेंसस की स्कीम और है, इंटीग्रेटेड स्कीम। इसके अलावा कुछ सबमिशन है, 4 सबमिशन है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पे है जो ट्रैक्टर वगैरह का यूज करना है, और यहाँ पर सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल पर सबमिशन है, और प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, हर चीज का मतलब आपको नहीं पढ़ना है, बस नाम से ही आपको पता चल रहा है दैट इन 11 का अंतर क्या है, ठीक है। वैसे 11 डायरेक्ट लिखे हैं, मैंने इनको मिशन, सबमिशन और ये इंटीग्रेटेड स्कीम में ऐसे डिवाइड कर दिया ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक बेसिकली लोन वगैरह में हेल्प करती है। क्रेडिट में लोन, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड आपको पता है लोन का फैसिलिटी होती है। एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करना एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म के द्वारा, इसमें ऑल है। तो ऐसे आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, जब 6000 रुपए देने की बात आई तो गवर्नमेंट ने सिर्फ क्या बोल दिया कि सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल, ठीक है। लेकिन अब जब लोन लेने की बात आई तो शेयर क्रॉपर, टीनेंट सबको जोड़ दिया है ना, कि लोन सब ले लो। तो ये क्या तरीका है, मतलब जब पैसे दे रहे हो तो वहां पे भी सबको देने चाहिए। तो ऐसे आप क्रिटिसाइज और लिंक एनालिसिस कर सकते हो। लोन जो है वो वर्किंग कैपिटल फॉर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट में काम आएगा, और फैसिलिटीज जो है वो ATM इनेबल्ड रुपे कार्ड मिलता है, वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन होता है, और एनी नंबर ऑफ विड्रॉल विद इन द लिमिट जो है वो हो सकती है। इसके अलावा एडिंग फार्मर्स एंगेज्ड इन, इसमें एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के फार्मर्स भी इंक्लूड कर लिए गए हैं रिसेंटली। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद कर रखनी है विद रिस्पेक्ट टू किसान क्रेडिट कार्ड। अब क्या है SMPMA, स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इन इंडिया। स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच, बेसिकली इसमें पेस्ट मैनेजमेंट को जो अप्रोच है, पेस्ट मैनेजमेंट आपको पता है पेस्ट जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको स्ट्रेंथ, उसको अप्रोच को स्ट्रेंथन और मैनेजमेंट वो करना है। तो इससे क्या होगा, देखो कीड़े वगैरह नहीं आएंगे, इंसेक्ट्स वगैरह क्रॉप को डैमेज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस आ गया, ठीक। और क्या माइनस करना है, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। जब आप मतलब पेस्ट वगैरह और ये सब नहीं होगा, ठीक है, तो अपने आप पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, और फर्टिलाइजर वगैरह से पॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर पेस्ट हम किसी और ढंग से मैनेज कर लें, मॉडर्नाइज कर उनको, मतलब स्ट्रेंथन कर लें उस तकनीकों को, तो पॉल्यूशन भी कम होगा और हेल्थ इम्पैक्ट, फिर जो फर्टिलाइजर वगैरह आपकी बॉडी में जाके जो हम पढ़ते हैं, जो हम बायो मैग्निफिकेशन वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सब हो जाता है। तो वो सब चीजें यहाँ पे बचाई जा सकती हैं SMPMA के थ्रू, ठीक है। तो ये पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच, ये इसका इंट्रोडक्शन था। फीचर्स क्या है SMPMA के, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो अगर कुछ ही छोड़ के बाकी सारी सेंट्रल सेक्टर हमने पढ़ी है इसमें, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी नहीं थी सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड PM फसल बीमा योजना थी, ठीक है, उसके अलावा एक और थी, ठीक है। तो वो सब थी, बाकी सब सेंट्रली हमें दिख रही सेंट्रल सेक्टर। तो यहाँ पे भी फंडिंग कौन करेगा, सेंटर सारी। इम्प्लीमेंटेशन किसका काम है, 35 सेंटर IPM सेंटर, मतलब
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स हैं 35, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, अब बताओ जरा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन थी? कठिन काम था, 3 की जरूरत पड़ेगी, या एफपीओ में 3 है तो 3 की जरूरत पड़ेगी। एसएफएसी थी, एनसीडीसी थी और आपकी कौन सी थी? नाबार्ड। ठीक है, और एसएफएसी फिर बाद में कहाँ दोबारा आ गई थी? नाम में, है ना? तो ऐसे लिंक करके याद करो। और यहाँ कौन है इम्प्लीमेंटेशन? 35 आईपीएम। ठीक है, ये आईपीएम बेसिकली यहाँ से आया है। इसके 3 कंपोनेंट हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पहला है कि पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, लोकस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च। लोकस्ट, अभी लोकस्ट अटैक न्यूज में भी था, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो गई है, अब याद रखना है इसको। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना है। So these are the, you can say, things with respect to this, you can say, components of strengthening and modernizing of pest management approach in India. Okay, now अगली है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है फार्मर का शॉर्ट टर्म क्रॉप का लोन है, जो उसे अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करना, मतलब इंटरेस्ट जो है उसे कम कर दिया जाता है, सबवेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या है? कंसेशन बेसिकली 2% का दिया जाता है पर एनम for the crop loans to the farmers up to 3 lakh at 7% rate of interest। ठीक है, और ये 2% नहीं रहता है, अगर आप अच्छा आपका क्रेडिट रिकॉर्ड है, अगर आप प्रॉम्प्ट पेइंग हैं तो आपको 3% और कम कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और ये सारे बैंक के लोन आप लेके इनको, इनमें इंटरेस्ट सबवेंशन अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसमें बेसिकली कितने कंपोनेंट है? इसमें भी इस तरीके जैसे हम कंपोनेंट पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें भी इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर शॉर्ट टर्म लोन, इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, नाम से क्लियर है सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर डीएनआरएलएम। डीएनआरएलएम का मतलब है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन, और इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर फार्मर्स अफेक्टेड बाई नेचुरल कैलेमिटी। तो ये सारे इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें कवर होते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स का याद बस इतना याद करना है कि अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो आप लिंक कर पाओ या मेंस में यूज कर पाओ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन। अब आर्या प्रोजेक्ट। आर्या प्रोजेक्ट क्या है? इसका नाम जो है वो बेसिकली अट्रैक्ट और एम्पावर करना है इसका काम, कि रूरल एरिया में जो यूथ है उसको एग्रीकल्चर वगैरह और एलाइड सर्विस, एलाइड और सेक्टर जो है इंटरप्राइज हैं उनमें एम्पावर वगैरह करना। ठीक है, और यूथ वगैरह को नेटवर्क ग्रुप वगैरह एस्टेब्लिश करवाना, ताकि वो ये कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटीज को एक कर सकें अच्छे से, प्रोसेसिंग, एडिशन और ये सब। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका फुल फॉर्म आपको सब कुछ प्रूव कर देगा। देखो आर्या प्रोजेक्ट जो है, इसमें आर्या का मतलब है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। समझ आ गया कि एग्रीकल्चर है, यूथ जो है वो ये सब चीजें छोड़ के जा रहा है, तो उसको अट्रैक्ट करना और उसको रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रोक के रखना। एक तो जो जा रहे थे उनको अट्रैक्ट करना, जो बाहर थे उनको अट्रैक्ट करना, और जो इसी में थे जो जाने की सोच रहे हैं उनको रिटेन, यही रोकना इसको। ठीक है, तो अट्रैक्टिंग एंड रिटेंशन ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, कैसे होगा वो ऐसे होगा कि जो हमने अभी देखा था क्या क्या इसके सीन है। ठीक है, इसके अलावा इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कृषि विज्ञान केंद्र। तो आर्या प्रोजेक्ट छोटा सा है, तो कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान पे केंद्र क्या है बेसिकल, अभी हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे भी, और इन्वॉल्व करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे इस काम में आईसीएआर और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को। आईसीएआर जैसे अभी न्यूज में आप आईसीएमआर पढ़ते हो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऐसी एग्रीकल्चर की जो बॉडी है, जो एग्रीकल्चर में रिसर्च वगैरह की बॉडी है, वो आईसीएआर है। ठीक है, सो ये बॉडी अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में। अभी बस इतना याद रखो, आर्या प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट ये करते हैं। फिर से बताओ, एफपीओ कौन करता था? 3 वर्ड है तो तीन बॉडी करती थी। फिर उसमें से जो एसएफएसी थी वो नाम में भी आ गई थी, और पिछली वाली स्कीम जो आई सीआईपीएम है ना, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, CIIMPC। ठीक है, तो 35 थे, तो आईपीएम से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो उससे SMPMA, तो उसको वो करते थे। और अभी कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंटेड बाय कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो आर्या है एक, आर्यावर्त या ऐसे कुछ भी याद कर लो, तो हम आर्या हैं, हम कृषि से जुड़े हुए हैं, या जो भी आप लिंक करके कर पाओ। ओके, नाउ एक और है युवा सहकार, युवा सहकार। जैसे आपने सुना होगा सहकारी बैंक, मतलब कोऑपरेटिव की हिंदी होती है सहकार। ठीक है, तो युवा सहकार क्या है?
कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। तो इसको आप लिंक कर सकते हो कि जैसे आर्या जो था वो एग्रीकल्चर में रोकना था, एग्रीकल्चर में था अट्रैक्टिंग और रिटेंशन इन यूथ इन एग्रीकल्चर, ये बेसिकली कोऑपरेटिव बिजनेस में यूथ वगैरह को अट्रैक्ट करना और इनोवेशन और सपोर्ट करना। तो युवा सहकार ऐसा कुछ है, ठीक है। इसके कंपोनेंट ये लॉन्च किया है एनसीडीसी ने। अब आप याद करो, एफपीओ में 3 बॉडी थी, एसएफएसी था, एनसीडीसी था और आपका नाबार्ड था। अब एनसीडीसी जो है, एसएफएसी हमने फिर दोबारा कहाँ पढ़ा था, नाम में, कि नाम को वो इम्प्लीमेंट करता है। एनसीडीसी दोबारा कहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। ये जो कोऑपरेटिव, क्योंकि इसका नाम है ना कोऑपरेटिव इंटरप्राइज, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो दैट्स व्हाई एनसीडीसी ने ये लॉन्च किया है। अंतर समझो, एफपीओ में जब एनसीडीसी था तो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा था, अभी लॉन्च कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसके घर की मामला है, एंड कोऑपरेटिव इंटरप्राइज वहां नहीं था, वहां थोड़ा अलग सीन था, ठीक है, डायरेक्ट रिलेटेड नहीं था, तो इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहा था। लेकिन यहाँ तो भाई, यहाँ तो घर का राजा है, ठीक है, मतलब घर का शेर है, राजा है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, ऑपरेटिंग कोऑपरेटिव होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग का मतलब कि 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में ऑपरेटिव होनी चाहिए और पॉजिटिव नेट वर्थ होनी चाहिए, तो ही वो इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज इनोवेशन स्कीम में आ सकते हैं। और कोऑपरेटिव स्टार्टअप इनोवेशन फंड, सीएसआईएफ फंड जो है 100 करोड़ का बना हुआ है, जो यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है युवा सहकार में। अब कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, केवीके होते हैं, ठीक है। इवन मैं जहाँ रहता हूँ मेरे बगल में केवीके बना हुआ है, तो मैं और ज्यादा अच्छे से लिंक कर पाऊंगा। केवीके जो है, अभी एक स्कीम पढ़ी थी, आर्या, आर्या हिंदी है ना, कृषि विज्ञान, आर्यावर्त है ना, आर्यावर्त भारत का पुराना नाम। तो कृषि से हम तो जुड़े हुए हैं पहले से, तो आर्या कृषि, ठीक। तो आर्या जो है वो, उसमें कृषि क्या था, ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी थी। अभी कृषि विज्ञान केंद्र अलग से, ये बेसिकली एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन और जो भी टेक्नोलॉजिकल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने का काम करता है। इवन जो हमने सॉइल टेस्टिंग वगैरह देखी थी, तो वहां पर भी वो तो बेसिकली हमने देख लिया था कि 40 साल के एलिजिबल कर दिए, लेकिन बाई एंड लार्ज जब वो लोग नहीं ऐसा करते हैं तो यही करते हैं, मतलब अब उसका काम भी यही करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जो भी सॉइल टेस्टिंग वगैरह है। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेट लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एंड बिल्ड कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो ये सारे काम करने का काम केवीके का है। इसके अलावा ये क्रिएट किया है कृषि विज्ञान केंद्र बाई आईसीएआर। अब आईसीएआर क्या है, वो मैंने बता दिया था पहले ही, इन्वॉल्व आईसीएआर, ये सब मिले हुए हैं, आईसीएआर, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और केवीके, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है। सो क्रिएटेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, क्रॉप इंटरप्राइज रिलेटेड रिकमेंडेशन इनोवेशन ये देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड था, उसमें भी तो क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन थी, तो वो भी केवीके वहां पे रोल प्ले करता है, वो सब है टेस्टिंग वगैरह में। इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, एनएआरएस, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होता है, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम भी होता है, तो ऐसे ही ये वाला सिस्टम है। इसके अलावा केवीके स्कीम जो है वो फाइनेंस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईसीएआर इंस्टीट्यूशन, रिलेटेड डिपार्टमेंट, एनजीओ जो एग्रीकल्चर में है, वो सब यहाँ से सैंक्शन ये सब होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कृषि विज्ञान केंद्र। अब क्या है, अब हमारी एक अगली स्कीम है निकरा। निकरा मतलब नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ये नेटवर्क ऑफ आईसीएआर जो है, नेटवर्क ऑफ प्रोजेक्ट है, आईसीएआर का प्रोजेक्ट। केवीके पढ़ लिया, केवीके के प्रोजेक्ट पढ़ लिए, केवीके को खुद भी पढ़ लिया और केवीके को बनाया आईसीएआर ने, तो आईसीएआर का कुछ कैसे छोड़ देते, तो उसके लिए निकरा आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, एनआईसीआर अब आ गया। तो इसमें नेटवर्क और प्रोजेक्ट जो है आईसीआर के हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली क्रिटिकली असेसमेंट करते हैं वल्नरेबिलिटी का, वल्नरेबिलिटी यानी क्रॉप की और जोन की वल्नरेबिलिटी, है ना। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात हो रही है ना, कि क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो एग्रीकल्चर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस चीजों पर आप समझ सकते हो दैट वल्नरेबिलिटी ओवर ऑफ क्रॉप और जोन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा फील्ड इवेल्युएशन होता है न्यू वे ऑफ पेडी कल्टीवेशन के लिए, और ये बेसिकली फ्लक्स टावर वगैरह भी यहाँ पे
यूज करते हैं जीएसजी मेजरमेंट वगैरह के लिए, ठीक है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना क्लाइमेट चेंज में इन सबका इंपॉर्टेंस होता है ना, रोल होता है जीएसजी एमिशन वगैरह का, इसलिए। इसके अलावा इसमें भी 4 कंपोनेंट है, स्ट्रेटेजिक, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बट आपको मेंस के लिए पता होना चाहिए। अब दिस इज ऑल अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत सारी मिनिस्ट्री, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की, ठीक है। इसमें क्या है, जल्दी जल्दी से देखते हैं, ये मिनिस्ट्री भी हम इसी के साथ आज कवर करेंगे। तो सबसे पहली है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, DIDF, ठीक है। मैंने अभी एक और फंड बताया था, कौन सा फंड बताया था भैया, भूल गए, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उस एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने क्या किया था भूल गए, ये कमेंट में बताओगे, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने क्या किया था, ठीक है। एफपीओ को वो हेल्प कर, नहीं सॉरी, नाम को हेल्प करते थे, ठीक है। तो ऐसे आप लिंक करो चीजों को, ऐसे एक बार याद करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि अभी पुरानी स्लाइड अगर आपको ये नहीं पता कि पीएम किसान में क्या था, सेंट्रल सेक्टर थी या क्या थी, तो दिक्कत है। तो इस वजह से चीजों को लिंक में करा रहा हूँ हर बार, ताकि आप याद करो। अब आप भूलोगे नहीं कि एफपीओ में 3 वर्ड आ रहे हैं, तो उसमें 3 बॉडी हैं। फिर जो एसएफएसी है उसने कहा कि हम और जिंदगी जीना चाहते हैं, और जीना चाहते हैं, तो वो एसएफएसी चला गया कि हम बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम मिलेगा क्या, तो पता चला नाम में बिजनेस मार्केट आ रहा है, तो वो नाम में चला गया, नाम को अप्लाई कर दिया। एनसीडीसी को लगा कि यार हम भी और जीना चाहते हैं, तो एनसीडीसी ने लॉन्च कर दिया कोऑपरेटिव से रिलेटेड आपका कोऑपरेटिव, जो अभी हमने देखा था, है ना, कोऑपरेटिव, जो अभी कुछ टाइम पहले देखा था यार, कोऑपरेटिव वाला ये रहा, अरे भूल गए, ये युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट इनोवेशन स्कीम। तो ऐसे, या फिर केवीके आ गया, फिर केवीके में भी हमने देख लिया, तो ऐसे आप लिंक करते जाओ चीजों को। अब डेयरी प्रोसेसिंग डेवलपमेंट फंड है, तो इस तरीके का ये फंड है, ठीक है। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद जो मेजर हुए, वहां पे भी ऐसे ही फंड वगैरह क्रिएट किए गए, एग्रो, स्मॉल एग्रो फाइनेंस फंड, ठीक है। तो तो ऐसे बहुत सारे फंड हैं। अभी हमने 2 माइक्रो इरिगेशन और वो भी फंड पढ़े थे, ठीक है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में लॉन्ग टर्म इरिगेशन और शॉर्ट टर्म इरिगेशन वाले, ठीक है। तो ऐसे आप याद करो, ठीक है। डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये जो फंड है ये अंडर नाबार्ड है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हमने 2 फंड पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, भूल गए क्या, एक माइक्रो इरिगेशन फंड और एक लार्ज स्केल वाला फंड, और वो दोनों फंड अंडर उसमें थे नाबार्ड, यहाँ पे भी अंडर नाबार्ड, तो एक तरीके की लिंकेज बन गई। तो अब ऐसे याद करो, है ना, एक बार में जब दिमाग को बताओगे ना कि 4 चीजें याद हो रही हैं भाई एक चीज से, तो अपने आप याद करेगा, ठीक है। इसलिए इसको दिमाग को थोड़ा बेवकूफ बनाया करो ऐसे। इसके अलावा इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय एनडीडीबी और एनडीडीसी, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बोर्ड और कॉर्पोरेशन का अंतर है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंक्रीज करा इंटरेस्ट सबवेंशन, जो सब्सिडी है, लोन फ्रॉम 2 to 2.5%, ठीक है। सो दीज आर द करंट अफेयर्स थिंग्स, और ये बेसिकली DIDF जो है उसका नाबार्ड से फंड आता है, और ये सेंट्रल सेक्टर है। अगली स्कीम जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी डेयरी की जो भी है, डेयरी फिशरी एग्री एनिमल हस्बेंड्री, उसकी अगली स्कीम है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। न्यूज में चला था और बहुत ज्यादा मथुरा में इसका लॉन्चिंग वगैरह हुई थी। ये भी सेंट्रल सेक्टर है, ठीक है, पिछली वाली भी सेंट्रल सेक्टर थी। इसमें बेसिकली 2 डिजीज याद रखनी है आपको, कौन कौन सी, फूड एंड माउथ डिजीज, ठीक है। इसको पता नहीं क्या हिंदी में बोलते हैं, पैर और पता नहीं क्या, ठीक है, मुंह और पैर खुरपतवा, पता नहीं क्या बोलते हैं, सॉरी मैं भूल गया, ठीक है। तो फूड एंड अगर नहीं याद है तो आप ऐसा करना, इसके लिए तरीका ये है कि अभी जब आत्मनिर्भर भारत का पैकेज हुआ था, तब वो जो अनुराग ठाकुर जी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे, तब उन्होंने इसका बोला था कि पैर और पता नहीं क्या बोला था, तो वो हिंदी में है इसका अंतर, मतलब, ठीक है। तो ओके, लीव इट। तो यहाँ फूड एंड माउथ डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, और 600 मिलियन जो है वो यहाँ पे वैक्सीनेट किए जाएंगे, जो भी कैटल और जो भी वोमेन है, जो भी एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये टारगेट है, ठीक है। 2025 तक, अभी थोड़े टाइम तक रिड्यूस करना है, फिर 30 तक एलिमिनेट करना है। ये फूड एंड माउथ डिजीज है, ठीक है। इस डिजीज में होता क्या है, इसमें जो जो उनकी मिल्क गिविंग कैपेसिटी है,
ठीक है। तो वो 5-6 महीने और ऐसे टाइम तक, बहुत बड़े टाइम तक वो दूध वगैरह देना बंद कर देते हैं जानवर, तो फिर लोगों को नुकसान होता है। ब्रूसेलोसिस क्या है? ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि डिलीवरी वगैरह जल्दी हो जाती है, जो फीमेल जो भी एनिमल है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, डिलीवरी जल्दी हो जाती है और उससे इनफर्टिलिटी वगैरह क्रिएट हो जाती है और ऐसा सब इश्यू है, और ये बैक्टीरियल है, ये ध्यान रखना। 36 मिलियन को वैक्सीनेट करने का टारगेट है, और ये जूनोटिक भी है, मतलब एनिमल से ह्यूमन में फैल सकती है, जैसे कोरोना वायरस फैल गया वैसे ही जूनोटिक है, एनिमल टू ह्यूमन या ऐसे करके ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, ये भी इसी मिनिस्ट्री में है, डेयरी फिशरी वाली में, ठीक है। आर्टिफिशियल, इसमें एम क्या है, 1 करोड़ बोवाइन को 6 मंथ में ईयर टैग करना है पशु आधार से। पशु आधार क्या है? पशु आधार इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से आधार कार्ड, जैसे आईडी यूआई, आपका आधार कार्ड होता है ना, UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही आधार की तरह ये भी एक आधार कार्ड है, जानवरों का आधार कार्ड, ठीक है। ये जब 2016-17 के टाइम पे, जब बहुत ज्यादा मॉब लिंचिंग और ये सब चीजें चल रही थी न्यूज में, ठीक है, तब एडिटोरियल वगैरह आते थे कि ये सब चीजें होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, यहाँ होती हैं, वहाँ होती हैं, तो अब सरकार ये सब चीजें कर रही है, ठीक है। तो वैसा है, ऐसे लिंकेज इसका। तो 1 करोड़ इनको किया जाएगा, ईयर टैग किया जाएगा। ईयर टैग से क्या होता है, कान में उनके ये आधार टाइप का लगा दिया जाएगा, उससे क्या होगा, अगर आगे कोई जानवर जैसे दूध देना बंद कर दिया और किसी ने छोड़ दिया या कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि इनका था, ठीक है। फिर उनके ऊपर कार्यवाही वगैरह जो भी है वो होगा, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा एक और है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड डाटाबेस। तो इस डाटाबेस में ये डाटा डाल दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए? INAP, INAP, ठीक है, INAP, ठीक, ये याद रखना। इसके अलावा इसमें जो गेस्टेशन पीरियड है, फायदा ही फायदा होगा भाई, फिर तो बहुत मजा आ जाएगा, फायदा ही फायदा होगा। तो नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम में फायदा, क्योंकि ये जेनेटिक अपग्रेडेशन है, ये इंसेमिनेशन वगैरह जेनेटिक अपग्रेडेशन है, तो जेनेटिक अपग्रेडेशन विल टेक टाइम, सम सॉर्ट ऑफ टाइम। तो फायदा ही फायदा कब होगा? एकदम से नहीं होगा कि इंसेमिनेशन करा दिया और फायदा ही फायदा होगा। फायदा ही फायदा होगा, पैसा ही पैसा होगा। कब होगा? 3 साल बाद होगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ फायदा होगा, लेकिन 3 साल बाद होगा, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेशनल मिशन ऑन वोवेन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बार बार वही वोवेन वोवेन आ रहा है। तो नेशनल मिशन ऑन वोवेन प्रोडक्टिविटी, इसमें प्रोडक्टिविटी की बात है और पैसे ज्यादा हो, ठीक है। बेसिकली इसमें कंपोनेंट है, इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट इन द सेंस, इसमें पहला कंपोनेंट इसका है, ये कंपोनेंट वाली स्कीम बहुत अच्छी लगती है ना, कि प्रधानमंत्री आशा योजना 3 कंपोनेंट, ठीक है, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो उसमें एसलरेटेड इरिगेशन वाला, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोड, हाँ सही है। और लास्ट जो था वो बेसिकली आपका वाटर सेड मैनेजमेंट। तो इस तरीके की स्कीम आपको बहुत मजेदार लगेंगी कि हाँ अच्छे से कंपोनेंट में आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही अभी पिछले वाले में क्या था, पशु आधार, यहाँ पशु संजीवनी, ठीक है, ये कंपोनेंट है। ई पशु हाथ पोर्टल, पशु संजीवनी इज नथिंग बट उसी तरीके से संजीवनी और ये सब, ठीक है। ई पशु हाट पोर्टल, ये जैसे आपने देखा होगा जो एग्जीबिशन लगते हैं एनिमल्स को सेल वगैरह करने के, पता नहीं हर जगह होता है कि नहीं, मतलब मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि जो नुमाइश वगैरह एग्जीबिशन लगती है ना डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाली एग्जीबिशन हर जगह लगती है ज्यादातर, तो उसके पहले एक एनिमल वाली भी लगती है, ठीक है, तो वो हर जगह लगती है, ठीक है, आई थिंक सो। मेरे आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट है मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि लगती है। इंडिया का मेरे को नहीं पता, बट स्टिल जो जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे एनिमल की सेल हो रही है कि बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, व्हाटएवर, तो ई पशु आर्ट क्या है, ये पोर्टल होगा, यहाँ पे ऑनलाइन चीजें चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्निक वगैरह है, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बोविन जेनोम सेंटर फॉर इंडिजिनस ब्रीड, ठीक है। तो हमने देखा है जेनेटिक में जीन की जीन मैपिंग वगैरह और ये सब हम देखते हैं ह्यूमन में भी, तो वो चीज यहाँ पर भी रेप्लिकेट करने की बात हो रही है। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली नेशनल प्रोग्राम 2 को कंबाइन कर दिया गया, एक बोविन ब्रीडिंग और एक डेयरी डेवलपमेंट, और एक इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी है, ठीक है। तो ऐसे आपको कंपोनेंट बस याद रखने हैं।
और राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, उसमें बेसिकली फिर से 3 कंपोनेंट है। ये सिग्निफिकेंट इसके इनिशिएटिव है, गोपाल रत्न अवार्ड, कामधेनु अवार्ड और गोकुल ग्राम। ठीक है, तो ये गोकुल धाम, गोकुल ग्राम ऐसे करके गोकुल मिशन में ये चीजें हैं। इसके अलावा ब्लू रिवॉल्यूशन जो है उसका एम क्या है? द एम ऑफ दिस इज कि इसको बेसिकली ब्लू रिवॉल्यूशन हमारा है मरीन लाइफ में, मतलब जो फिश प्रोडक्शन वगैरह है। तो यहाँ बात हो रही है कि जो फिश प्रोडक्शन है जो 107.95 लाख टन है, ये डाटा याद रखना मेंस के लिए, कहीं ब्लू रिवॉल्यूशन पे आ जाए तो इसको लिख सकते हो वहां पे, ठीक है, या प्री में भी क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। तो 107, ठीक है, मतलब सेंचुरी लग चुकी है विराट कोहली की, लेकिन अब विराट कोहली का ऐसा है कि अगर सेंचुरी लग जाए तो फिर 150 बहुत जल्दी होती है। ठीक है, तो वैसा ही है कि 17 हो गया है, 150 लाख टन करना है, 2015-16 में इतना है, इसको इतना करना है, ये इसका एम है ब्लू रिवॉल्यूशन का। ठीक है, इसके अलावा ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऐसे ही हमने बताया नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था जिसमें हमने मिशन सबमिशन, वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। ठीक है, तो ज्यादातर एग्रीकल्चर में सेंट्रल सेक्टर है, लेकिन ब्लू रिवॉल्यूशन, ये ब्लू रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर का नहीं है, पहली थिंग तो ये है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, वो भी अम्ब्रेला थी, ये भी अम्ब्रेला है, मतलब इसमें बहुत सारी स्कीम कंबाइन कर दी गई। ठीक, इसके अलावा इसमें एक मिशन फिंगरलिंग और है, जो एस्टेब्लिश करता है हैचरीज और फिंगरलिंग रियरिंग पॉन्ड्स वगैरह। ब्लू रिवॉल्यूशन ये फिंगरलिंग का ही, ये इसका भी यही इनिशिएटिव टारगेट है, 107 और यही वाला टारगेट। ठीक है, तो एक तरीके से इसका भी लिख दोगे, इसका भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसके अलावा इसमें कुछ बेसिक फीचर्स हैं, फीचर्स का मतलब इसकी कुछ कंपोनेंट है। तो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट, जैसे हमने देखा था ना कि अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला में बहुत सारी स्कीम, तो अम्ब्रेला में कौन कौन सी स्कीम है? नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे हमने देखा था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वैसे यहाँ पे नेशनल फिशरी डेवलपमेंट, ठीक है, बोर्ड। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरी एंड एक्वाकल्चर, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मरीन फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हार्वेस्टिंग टेक्निक, strengthening of database, geographical and system of the fishermen, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर फिशरीज सेक्टर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। और ये ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये ब्लू, मतलब ये सब आप बस एक बार नाम याद कर लीजिए, ठीक है, अगर हो जाए तो, अदरवाइज एक बार इसको ओवरव्यू देख लीजिए ताकि आप कुछ एलिमिनेशन वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज हमने इसमें बहुत सारी चीजें देख ली। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज में बेसिकली कुछ डेयरी से रिलेटेड है, डेयरी, फिर कुछ डिजीज से रिलेटेड एनिमल डिजीज, फिर नेशनल आर्टिफिशियल, फिर बोवीन से रिलेटेड दो है, नेशनल मिशन ऑन बोवीन प्रोडक्टिविटी और नेशनल मिशन फॉर बोवीन ब्रीडिंग वाला जो है, ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट, और लास्ट में ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, बाकी हमने एग्रीकल्चर में बहुत सारी स्कीम, बहुत सारे लिंकेज के साथ पढ़ी हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर हेल्प कर रहा है तो आप बेसिकली कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, सो पार्ट 2 चाहिए कि ना ही चाहिए, तो वो कमेंट में बताओगे। दिस इज इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।